हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआर स्टडी चैनल में। आगे हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची की परिभाषाएं। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है, यानी कि जिसमें आर्टिकल खत्म होते हैं, जहां से वहां अनुसूचियां शुरू होती हैं। और अनुसूचियों के अंतर्गत ये इसका जो स्तर है, जो इसका मतलब विस्तार है, वो काफ़ी बड़ा है। आर्टिकल से इसका जो विस्तार है वो बड़ा है। जहाँ अनुच्छेद खत्म होगा वहाँ अनुसूचियाँ शुरू होंगी। जहाँ विषयों की सूची, यह विषयों की क्या है? सूची है। संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या ये करती है। जैसे कि आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ है, तो सभी राज्यों का संघ है, तो सभी राज्यों की बात की जाएगी। आर्टिकल 1 की व्याख्या, आर्टिकल 1 की व्याख्या है जो राज्यों का संघ है, वही अनुसूची 1 में मिलेगी। जैसे कि अनुसूची 2 में देखें तो वेतन का संपूर्ण विवरण है, जिसमें चपरासी से लेकर अन्य सभी बड़ी पोस्टों की वेतन का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है, जो कि सभी के लिए है। सभी की शपथ किस तरह से ली जाती है, इन सभी का प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं संविधान के दर्शन की। तो दर्शन के अंतर्गत कितनी चीज़ें आती हैं? 4 चीज़ें आती हैं। जैसे हम सबसे पहले बोलते हैं प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। प्रस्तावना के अंतर्गत देखें तो प्रस्तावना में जब हम संविधान पढ़ना शुरू करते हैं, संविधान के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना के जानना हमारा बहुत ज़रूरी है कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ही यह बताया गया है कि आगे संविधान की इस बुक में, इस किताब में ऐसा क्या है। ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए दिए गए हैं, जो कि अकारण किसी भी वजह से किसी भी सरकारी संपत्ति, कोई भी सरकारी जगह या कहीं भी कैसा भी सामान का नुकसान ना करे, इसके लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। आगे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए दिए गए हैं, जिनको पालन करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। मौलिक अधिकार, जो कि भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि संविधान का दर्शन पाया किस में जाता है। जब चारों ऑप्शन हो, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, तो संविधान का दर्शन इन सभी में पाया जाता है। लेकिन जब ऑप्शन में ये बताया जाए कि सर्वप्रथम किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसे दी जाती है, तो हम प्रस्तावना लिखेंगे। आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दर्शन मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है। प्रस्तावना के बारे में बताते हैं आगे हम। भारत का संविधान उद्देश्य का, यह एक महत्वपूर्ण बात हम ये बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना को प्रस्तावना ना कहकर उद्देश्य का कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या अमुक की बाती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य और आदर्शों, अवसर, शासन प्रणाली के स्वरूप एवं संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है।
यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत यह बताया गया है कि संविधान कब लागू हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी प्रस्तावना के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में बताई गई हैं। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता है। अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती। प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। जैसा कि हम बताएं आपको कि अगर संविधान लिखित हो किसी देश का तो यह जरूरी नहीं है कि उसमें प्रस्तावना लिखित रूप में दी गई हो। संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। लिखित संविधान, इसका अधिकांश हिस्सा जो होता है इस संविधान में, वो संहिताबद्ध होता है। संहिताबद्ध माने लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, लिखा हुआ होता है। अलिखित संविधान, जिसका अधिकांश हिस्सा होता है, वो अलिखित होता है, राजनीतिक परंपराओं पर आधारित होता है। जैसे विश्व का पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, जो कि परंपराओं के तौर पर वहाँ पर अभी तक कार्य किया जाता है। वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में 1688 में एक क्रांति हुई, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। आगे बात करते हैं प्रस्तावना की उद्देश्य का, जिसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका के लिए, प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान ने इसे स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूप में मान्यता दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना बनी। यानी कि सर्वप्रथम जो प्रस्तावना के लिए जो प्रस्ताव दिया था वो किसने दिया था? नेहरू जी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन आपको लिखना है नेहरू जी की। भारतीय संविधान प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु और भाषा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान दिवस के नाम से जानते हैं। 2 शॉर्ट में ये आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। आगे महत्वपूर्ण बात हम ये बताते हैं कि आपको याद करने में परेशानी हो तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाकर आप याद भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 के तहत, ये किसका कथन है? अंबेडकर जी का है। उद्देश्य का, ये 13 दिसंबर 1986 को किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 22 जनवरी 1947 को, इसे स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? अमेरिका के संविधान से। और 26 जनवरी 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो कि लाहौर में रावी नदी के किनारे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं 1929 में कांग्रेस में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। संविधान के 4 प्रावधान लागू किए गए: नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, संक्रमणकालीन प्रावधान। प्रस्तावना की इसमें मुख्य बातें बताई गई हैं। सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य। इसमें हम बताते हैं कि सत्ता का स्रोत जनता है। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय होता है कि सारी शक्ति जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाज के लिए पंथनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ ना हो, सभी धर्मों को समान माने। लोकतांत्रिक यानी कि समानता की भावना, लोकतांत्रिक, लोगों के लिए कार्य करने वाला गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य, इसमें
बताया गया है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता एवं अखंडता। न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, व्यक्ति की गरिमा यानी कि व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जाए, बंधुता भाईचारा हो, एकता एवं अखंडता यानी एकता हो और अखंडता हो, एकता और अखंडता मिलके कार्य किया जाए। सत्ता का स्रोत जनता है, इसी को तकनीकी भाषा में लोकप्रभुता कहते हैं। ये सत्ता का स्रोत क्या है? जनता, और इसी को तकनीकी भाषा में हम क्या कहते हैं? लोकप्रभुता कहते हैं। लोकप्रभुता से आशय जनता मालिक होती है उसकी। लोकप्रभुता का विचार सबसे पहले रूसो ने दिया था, जो कि फ्रांस के विचारक थे। जनता की बाड़ी, और उन्होंने बताया था कि जनता की बाड़ी ही ईश्वर की बाड़ी होती है। इसी के द्वारा हम आगे बताते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत के संविधान में लोकप्रभुता है। यद्यपि लोकप्रभुता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं शब्दों के साथ होता है, जिससे यह पता चलता है कि संविधान, भारत के संविधान को स्वीकार करने, लागू करने और किस देश को सौंपने का कार्य भारत के लोगों ने किया। अतः इसलिए यह पता चलता है कि भारत का संविधान लोकप्रभुता को मान्यता देता है। अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना, अधिनियमित यानी कि लागू करना, आत्मार्पित देश की जनता अपने को सौंप दे। केसी बियर के अनुसार भारत का संविधान लोकप्रभुता केवल एक भ्रम है। ऐसा क्यों? हमारा क्या मत है, ये हम आगे की वीडियो में आपको बताते हैं। धन्यवाद।